ये कहानी एक किरदार की नहीं, हर उस शख्स की है जो प्यार करता है लेकिन समाज उसे तोड़ देता है। फिर भी वो खुद को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाता है। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आदित्य की है। आदित्य एक 20 साल का कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जिसके अरमान बहुत ऊंचे हैं। बारिश का मौसम अपने चरम पर था और लाइब्रेरी की खिड़की पर बैठा आदित्य अपना ध्यान किताबों में लगाए हुए था। एक लड़की अपनी छतरी को बंद करते हुए लाइब्रेरी में दाखिल होती है। दिखने में चुलबुली सी, नटखट, जिंदादिली से जिंदगी को जीने वाली नव्या सेकंड ईयर की बीकॉम स्टूडेंट थी। से खिलखिलाती हुई बुक्स निकालती है। इतने में से एक तेज हवा के झोंके ने नव्या की किताब से एक पन्ना उड़ाकर आदित्य की तरफ दे मारा। उधर आदित्य ये सब नज़ारे नजरें चुराते हुए देख रहा। नव्या आगे की ओर भागती है, गिरे हुए पेज को वापस पाने के लिए बेताब। अचानक गलत कदम नव्या को जमीन पर गिरा देता है। नव्या फर्श पर बेसुध पड़ी है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आदित्य ने पेज तो उठाया, लेकिन नव्या को नहीं। पेज नव्या की तरफ बढ़ाते हुए आदित्य ने कहा, नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजरें मिल चुकी थी, या यूं कहूं कि नैन मटक्का हो चुका था। नव्या आदित्य को देखती है और कहती है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कॉलेज के पुस्तकालय की ऊंची अलमारियां चुपचाप खड़ी हैं, खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है। नव्या की दोस्त पास आती है, कदमों की आवाज पॉलिश की हुई फर्श पर धीरे से गूंजती है। नव्या की सहेली ने पूछा कि तुझे पता है तूने किसको सुनाया है। नव्या जवाब देती है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे क्या परवाह है। पर क्या पता था कि यही लड़का आगे चलकर उसकी रातों की नींद चुराने वाला था। कुछ दिन के बाद यूनिवर्सिटी में डिबेट कंपटीशन हुआ, जिसमें आदित्य के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के सामने नव्या फीकी पड़ गई और नव्या की हार निश्चित हो चुकी। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। पर इस बार नव्या खुद कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए आदित्य के पास आई और उसके होठों पर मुस्कान से खेल रही थी। उसने आदित्य को बढ़ाई बधाई दी। ने जवाब दिया, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। व्यस्त कॉलेज की कैंटीन में उनकी आंखें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर पहले तो चुप हुए, उसके बाद जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। हंसी फूटने से चुप्पी टूट जाती है। धीरे धीरे बातें होने लगी, बातें दोस्ती में बदलने लगी। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, यह उन्हें भी नहीं पता लगा। मुलाकात जब रोजाना होती है तो नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। एक रोज कॉलेज की छुट्टी के समय नव्या को लेने के लिए उसका भाई अनुज जल्दी आ गया। अनुज नव्या का इंतजार करते हुए कॉलेज के बाहर खड़ा था। अचानक उसकी नज़र नव्या और आदित्य के साथ में हाथ पकड़े हुए देखती है। वह इन सब से अनजान जब गाड़ी में बैठी और उस जगह में से एक अनकहा तनाव भर जाता है। अनुज नव्या की तरफ मुड़कर पूछता है, कौन था वो। नव्या चुप्पी तोड़ती हुई बोली, हम सिर्फ दोस्त हैं। अनुज को याद आया कि उसने आदित्य को सीडीएस कोचिंग क्लास के बाहर देखा था। कार के अंदर अनुज का गुस्सा भड़क उठता है। वह नव्या की ओर मुड़ता है और गुस्से में भोंकलाए भाई ने बिना सोचे समझे कहा, आज के बाद उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नव्या शांत हो गई। अनुज ने कुछ समय के बाद अपने दोस्तों से पता किया। सब मिले जुले जवाब देने लगे, कोई खुलकर नहीं बता रहा था। हर आवाज भ्रम में योगदान पैदा कर रही थी। अनुज ने फिर आदित्य के प्रिय मित्र विकास से मिलने का फैसला किया। विकास आदित्य का बहुत अच्छा दोस्त था। वह भी सीडीएस की तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं नव्या को पसंद भी करता था। उसको ईर्ष्या थी कि आदित्य से यह सुंदर लड़की क्यों बात कर रही है और मेरे से क्यों नहीं कर रही। बस इतना ही काफी था। विकास बड़बड़ा रहा था, उसके शब्द निराशा के सैलाब से लड़खड़ा रहे थे। अनुज के पूछे जाने पर विकास ने ईर्ष्या को ऊपर और दोस्ती को गिरा दिया था और अनुज के सामने अजाने अनाप शनाप बोल दिया। बौखलाए अनुज ने घर पर सारी बात बता दी। नव्या के ऊपर तो जैसे पहाड़ सा टूट गया। पापा के गुस्से किसके भड़कने से घर में तनाव बढ़ जाता है। नव्या के ऊपर निगरानी होने लगती है। सर्दियों की रातें जाते हुए कटने लगती हैं। दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला थम चुका था। नव्या ने आदित्य से मिलने का फैसला लिया। इधर आदित्य भी परेशान, जज्बातों को गहरी ठेस पहुंच चुकी थी। एक पार्क में पेड़ के नीचे आदित्य मुरझाया सा बैठा हुआ था और नव्या का इंतजार कर रहा था। नव्या को देखकर खुशी से अभिभूत होकर तुरंत खड़ा हो जाता है और नव्या को कसकर गले से लगा लेता है। पार्क के हृदय में दो आत्माएं आपस में मिलती हैं। उनके शरीर एक ही इकाई में विलीन हो जाते हैं। पेड़ों से छनकर आती धूप में नव्या आदित्य के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा है। आदित्य से कहती है कि तुम बहुत ऊपर जाओगे, जिंदगी में तुम्हें सफल देखना चाहती हूँ। उसकी निगाहें नरम हो जाती हैं और अरमान समर्थन से भरे हैं। ऐसी बातें सुन आदित्य थोड़ा विचलित हुआ। उसने नव्या से दूर होकर पूछा,
तुम मुझसे दूर होने के लिए यहाँ आई हो? नव्या ये इशारा करती है। शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृपया तुम एक बार अपने परिवार की तरफ देखो। तुम्हारे सीडीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम क्लियर करो। उसके बाद शायद मैं अपने परिवार से बात कर सकूँ और वह लोग मान जाएं। नव्या आदित्य को पहली बार चेहरे से छूते हुए उसके पास आकर उसके माथे पर हल्के से अपने होठ रख देती है और कहती है, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। वह कहती है कि तुम मेरे लिए एग्ज़ाम क्लियर करोगे। गायब हो जाओ, खूब तैयारी करो। और ये कहकर नव्या वहाँ से चली जाती। अब आदित्य ने अपनी परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। तैयारी पूरी करके वो अब अपना एग्ज़ाम देता है। लंबे समय से परीक्षित एग्ज़ाम आखिरकार सामने आ गया। उसके बाद CSSB का कॉल लेटर भी आ गया। आदित्य इसे अपने पहले ही प्रयास में पास कर लेता है। 1 साल के अधिक परिश्रम के बाद आदित्य अब कमीशन अधिकारी बन चुका है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह नव्या के साथ अपनी जीत साझा करने के लिए उत्सुक हो जाता है। नव्या को बताने के लिए कि ये देखो मैंने कर दिखाया। आदित्य ने कॉलेज जाने का फैसला लेता है। वहाँ गया तो उसे पता लगा कि उसकी डिग्री का फाइनल एग्ज़ाम कल हो चुका था। उसने नव्या को दोस्तों से पूछने के लिए खुलकर किसी ने नहीं बताया। उसकी निराशा साफ झलक रही थी। तभी नव्या की एक दोस्त सांची दौड़ती हुई आदित्य की तरफ आई। उसका चेहरा पीला है, जो भीतर से उथल पुथल का मौन प्रमाण है। सांची कहती है, माफ़ करना, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। आदित्य भ्रमित दिख रहा है। सांची ने खुलासा किया, नव्या की शादी हो गई 1 महीने पहले। आदित्य का दिल उसके भीतर सिकुड़ जाता है। अंधेरा छा जाता है। आदित्य की दृष्टि को धुंधला कर देता है, लेकिन वह इस दर्द को सह रहा है। आदित्य अपने जज्बात संभाल पाता है, क्योंकि आखिरकार वह एक आर्मी ऑफिसर बन चुका है। नव्या के दोस्त आदित्य को नव्या की शादी की तस्वीर दिखाती है। यह छवि एक गहरे बदलाव के क्षण को पैदा कर देती है। आदित्य झुलस चुका था, बेसहारा, बगल में एक छोटे से मिट्टी के ढेर पर बैठ गया। उसको धोखा, झूठ, विश्वासघात सा प्रतीत हो रहा था। नव्या की दोस्त एक और तस्वीर दिखाती है, आते हुए दिखाई थी। इसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। आदित्य फोटो को पलटता है, जिससे नव्या का एक संदेश लिखा था। मैं माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मेरा उद्देश्य तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं जानती हूँ कि चोट तो लगी है, लेकिन ज़िंदगी में जो तुम बनना चाहते थे वह बन चुके हो। बस मैं न मिल सकी। मैं तुमसे आखिरी बार उस पार्क में मिलने आई थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे समझना, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। अगर तुम्हें एग्ज़ाम भी ना निकाल पाते और मैं भी ना मिलती, तो शायद ज़्यादा बर्बादी होती। मैं आशा करती हूँ कि तुम समझोगी कि हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और तुम्हारी नव्या। आदित्य चुपचाप मिट्टी के ढेर से उठा। उसकी आंख से एक बूंद नीचे गिर रही थी। कुछ लम्हे शांत रहने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। आदित्य ने सांची की तरफ देखकर मुस्कुराया। फोटो को धीरे से अपनी शर्ट के ऊपर वाली जेब में डालकर बोला, उसको कह देना कि मैं सिर्फ मुस्कुराया था। और यह कहते ही आदित्य भरी हुई आंखें लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया। धन्यवाद।